हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम जो 27 मई 2022 को जो नया सिलेबस आया है, उस सिलेबस के आधार पर दोस्तों फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपना एक मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना इसमें दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 75 प्रश्न इस पेपर में पूछे जाएंगे और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से, आपको वहाँ फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर पिछला मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, मौर्य वंश का जो टॉपिक है वो सिलेबस में हटा दिया गया है, लेकिन गुप्त वंश का है। देखिए, कौन से गुप्तकालीन अभिलेख में कृष्ण व देवकी का उल्लेख है? कौन से गुप्तकालीन अभिलेख में कृष्ण व देवकी का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख में कृष्ण व देवकी का उल्लेख है मिलता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो दोस्तों कौन थे अब्दुल हमीद लाहौरी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। ये शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है पादशाहनामा। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था ये। तो यहां पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? बताइए, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है, निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो दोस्तों देखिए, पहाड़ी पर पड़ा है, राजस्थानी पर पड़ा है, कांगड़ा पर पड़ा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर काली घाट पर है वो नहीं पड़ा। 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो दोस्तों पहली घटना थी वो थी दोस्तों सैनिकों का दिल्ली के लाल किलों पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। दोस्तों 11 मई 1857 को दिल्ली से मेरठ से यानी कि दिल्ली में दोस्तों मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि वह सम्राट बनकर इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। यानी कि उनका पहला कार्य या पहली घटना क्या थी कि दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। कहाँ पर भेजा गया? तो दोस्तों ये भेजा गया था बांकीपुर जेल में, बांकीपुर जेल में भेजा गया था दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जन कहलाता है? बताइए, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जन कहलाता है? तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत के पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। महासचिव यानी कि सचिव थे ये। ठीक है,
और इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया था। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उद्भव हुआ। निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसने यानी कि जिसमें परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उद्भव हुआ। तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ठीक है, उसमें दोस्तों देखिए स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस में दोस्तों उग्रपंथी और नरमपंथी में मतभेद हो गया था, ठीक है, और जिसके परिणाम स्वरूप इन दोनों का क्या हुआ था, उद्भव हुआ था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो अहिंसा का अर्थ है दोस्तों सत्य की प्राप्ति का रास्ता। सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ये दोस्तों अहिंसा का अर्थ है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के समय दोस्तों 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था किसने? गांधी जी ने। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। क्रांतिकारियों का यानी कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन है वो किसने किया था? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, अभिनव भारत का जो गठन है वो वीडी सावरकर ने किया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अब वीडी सावरकर की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर, ये इनकी फुल फॉर्म है, ठीक है। 1904 में एक गुप्त सभा जिसका नाम था अभिनव भारत का गठन भी किया था इन्होंने, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है, इतिहास में टाटा टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसने कहा था? दोस्तों ये कथन है वो किसने कहा था? ये कथन कहा था दोस्तों कैप्टन सोवर्स ने कथन कहा था। ये किसने कहा था? कैप्टन सोवर्स ने ये कथन कहा था। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन मेहनत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था? यानी कि किसका संबंध है वो मेहनत प्यारेलाल, ठीक है, प्यारेलाल है ये, प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था। तो दोस्तों देखिए प्यारेलाल हत्याकांड के अंदर रामकरण का संबंध था, ठीक है, मोहनलाल जालोरी, तो दोस्तों मोहनलाल नहीं हीरालाल जालोरी का संबंध था, ठीक है, और ठाकुर केसरी सिंह बारट का भी संबंध था, सोमदत्त लहरी का भी संबंध था, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनलाल जालोरी का संबंध नहीं था, हीरालाल जालोरी का संबंध था, ठीक है। आगे देखिए इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, नारायणी देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य बन गई थी? बताइए। तो दोस्तों नारायणी देवी वर्मा है, ये कौन से वर्ष में राज्यसभा की सदस्य बनी थी? राइट आंसर हो जाएगा 1977 में, सॉरी 1970 में, 1970 में। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संप सभा की स्थापना किसने की? दोस्तों संप सभा की जो स्थापना है वो की थी गोविंद गिरी ने। कब की थी? 1883 में की थी, बिलों को संगठित करने के लिए। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित, ठीक है, और अब जो प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं 5 प्रश्न वो दोस्तों आपको राजस्थान ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है। राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नागौर उच्च भूमि, गग्गर मैदान, विंध्य कगार भूमि, गोडवाट भूमि। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विंध्य कगार भूमि। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये हाड़ौती क्षेत्र का भाग है दोस्तों ये। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? प्राकृतिक एवं
भौतिक स्वरूप निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों फड़ौदी पोखरण। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फड़ौदी पोखरण। ठीक है, ये बालू का स्तूप मुक्त है। तो यहाँ पर है 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न है, जलवायु मावठ वर्षा जिनसे होती है। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा से मैं आपको बोलूँ कि जो मावठ वर्षा है ये किन से होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभों से होती है। भूमध्य सागर में जो चक्रवात उठते हैं उनसे ये शीतकाल में वर्षा होती है और ये रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। तो यहाँ पर अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पायराइट किस निर्माण में आवश्यक है? तो दोस्तों ये किस निर्माण में आवश्यक है? ये आवश्यक है दोस्तों रासायनिक उर्वरक के निर्माण में ये आवश्यक है। यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या से सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत रखते हैं? बताइए, वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या से सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर और नागौर। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर और नागौर। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए राज्यसभा का विघटन नहीं होता, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका विघटन है वो नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहला ही कथन सत्य हो गया तो अपने को 12 आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी के सारे आगे गलत दे रखे हैं। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो दोस्तों राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है ये किसके यानी कि किसकी सलाह पर किया जाता है ये? तो दोस्तों देखिए अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन गवर्नर यानी कि राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो दोस्तों योजना आयोग का जो अंत है ये नरेंद्र मोदी ने किया था दोस्तों। ठीक है, इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में आपको देखने को मिलेगा? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में दोस्तों निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न इसमें देखिए किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब दोस्तों 2% लोकसभा सीटें 3 राज्यों में जीती हों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना पहला नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 10% की जगह 6% होता है, तो बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं। ठीक है, पहला नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए न्यूपा। अब जो 15 प्रश्न है वो शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है। न्यूपा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों यहां पर देखिए योजना एवं विकास, ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य कार्य यही है। न्यूपा की स्थापना केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई है और यह शैक्षिक प्रबंधन योजना में एक सर्वोच्च निकाय है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा योजना एवं विकास। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इमिस का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इमिस का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे आप सभी को पता होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इमिस का पूरा नाम है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए इमिस के प्रमुख कार्य हैं। इमिस के प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों इमिस के प्रमुख कार्य हैं देखिए इसमें
आरटीई शिक्षा अधिकार 2009 को मजबूत बनाना, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करना, यूडाइस के माध्यम से शैक्षिक सूचनाएं एकत्रित करना। तो ये सभी हैं, ये इमिस के कार्य हैं। ठीक है, साक्षरता कार्यक्रमों की समीक्षा करना, ये भी कार्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव किसे नियुक्त किया जाता है? विद्यालय प्रबंधन समिति का जो सचिव है वो किसे नियुक्त किया जाता है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है संस्था प्रधान को नियुक्त किया जाता है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति यानी कि एसडीएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों संस्था प्रधान। इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? संस्था प्रधान। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसडीएमसी में दोस्तों कुल 23 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इनका अध्यक्ष कौन होता है? प्राचार्य यानी कि प्रधानाध्यापक या संस्था प्रधान आप बोल सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सैनिक स्कूलों का आदर्श वाक्य क्या है? सैनिक स्कूलों का आदर्श वाक्य है शीलम परम भूषणम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया के अंग है। विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया के अंग हैं तो यहाँ पर देखिए संगठन है, नियोजन है, नियंत्रण है, तीनों ही है। तो यहाँ पर राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान में शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से मंडल है। राजस्थान में शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से मंडल हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें 9 मंडल हैं। दोस्तों कितने मंडल हैं? 9 मंडल हैं। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ यही याद रखना है कितने मंडल हैं? 9। आगे देखिए, मनु ने अध्यापक को किसका रूप माना है? मनु ने अध्यापक को किसका रूप माना है? तो ये माना है दोस्तों ब्रह्मा का रूप माना है दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पाठशाला समाज का लघु रूप है, किसने कहा? पाठशाला समाज का लघु रूप है, किसने कहा? तो दोस्तों ये कहा किसने? तो ये जॉन डीवी ने कहा है। किसने कहा है? जॉन डीवी ने। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जॉन डीवी। आगे देखिए, शाला मानचित्रण की शुरुआत कब हुई? शाला मानचित्रण की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों ये 1963 में शाला मानचित्रण की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक वर्ष में विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की न्यूनतम कितनी बैठकें अनिवार्य है? एक वर्ष में विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की न्यूनतम कितनी बैठकें अनिवार्य है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 बैठकें अनिवार्य है न्यूनतम। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बच्चों का लक्षित आयु वर्ग क्या है? तो बच्चों का लक्षित आयु वर्ग है वो है दोस्तों 14 से 18 वर्ष। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 5वां क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये दोस्तों शिलोंग में स्थापित किया गया है। द नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य हैं। तो दोस्तों राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य हैं तो वो है दोस्तों इसमें 1। तो ये आप पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए दोस्तों, राजस्थान में उद्योगों के संबंध में सही नहीं है। उद्योगों के संबंध में कौन सा सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 बिल्कुल सही है। राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी 2015 ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज स्कीम 2015 ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, राजस्थान स्टैंड अप पॉलिसी 2016। अब आपको ये बताना है कि ये पॉलिसी है ये कब लागू की गई थी, कमेंट में आपको बताना है। आपका आज का ये गृह कार्य है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, अपने को यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, देखिए, स्किल इंडिया मिशन में कौशल प्रदाता के रूप में राजस्थान की तीसरी बार गोल्ड ट्रॉफी प्राप्त हुई है। राजस्थान की तीसरी बार गोल्ड ट्रॉफी प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, राजस्थान कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला राजस्थान है वो प्रथम राज्य है, बिल्कुल सही है। ई ग्रास, ई धरती, ई पंजीयन का संबंध कौशल विकास विभाग से है, ये गलत हो जाएगा। इसका संबंध है वो कौशल विभाग से नहीं है। इसमें सिर्फ 2 ही सही है। कौन सा? पहला और दूसरा। कौन सा सही है? पहला और दूसरा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, 43 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से
कौन सा कथन है वो इसमें सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए दोस्तों, मेधावी बालिकाओं को प्रोत्साहन देने वाली पद्माश्री योजना 1 लाख है, बिल्कुल सही है। फाइटर जेट उड़ाने वाली देश की प्रथम महिला मोहना सिंह झुंझुनू की से हैं, ये भी बिल्कुल सही है। गो वंश संरक्षण के लिए नापासर बीकानेर में है, बीकानेर में गो अभ्यारण्य स्थापित होगा, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों ही कथन सही है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जिसमें 1 2 3 दे रखा है। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, राजस्थान सरकार के किस विभाग में सार्वजनिक सहभागिता परियोजना में राज्य सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया गया है? राजस्थान सरकार के किस विभाग में सार्वजनिक सहभागिता परियोजना में राज्य सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आयोजना विभाग में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोजना विभाग में, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में मरु महोत्सव 2022 में मिस मूमल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों मिस मूमल का जो खिताब है वो किसने जीता है, ये तो आप सभी को पता भी होगा दोस्तों। जो मिस मूमल का जो खिताब है ये जीता है दोस्तों किसने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पायल खत्री ने। दोस्तों पायल खत्री ने मिस मूमल का जो खिताब है वो जीता है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। मिस मूमल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों पायल खत्री ने ये जीता है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 46 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण डाकघरों के कायाकल्प तथा डिजिटलीकरण हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों कौन सी योजना है वो शुरू की गई है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्रामीण डाकघरों के कायाकल्प तथा डिजिटलीकरण हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों दर्पण योजना। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में जारी क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क की सूची में राजस्थान के किस जिले में यानी कि राजस्थान के किस जिले को तीसरा स्थान मिला है, यानी कि तीसरा स्थान प्राप्त किया है कौन से जिले ने? तो ये किया है दोस्तों उदयपुर ने। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर ने, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य की राजधानी को आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 100वां स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है, वह राज्य कौन सा है? तो दोस्तों 100वां स्मार्ट सिटी किसे घोषित किया गया है? ये किया गया है दोस्तों, बताइए, अच्छा प्रश्न है ये। राइट आंसर हो जाएगा मेघालय को। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, गार्डियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया पुस्तक है वो किसने लिखी? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी किसने? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ पुस्तकें हैं, अपने को बताना है कि कौन सी पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई। देखिए थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसमें सारी आ जाएंगी। देखिए अतुल कोहली, दोस्तों अतुल कोहली ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी दोस्तों दी सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। ग्रेनविल आइस्टीन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों इन्होंने लिखी थी वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस, ठीक है, ये पुस्तक लिखी थी। और पेंडेरल मून ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने लिखी थी दोस्तों डिवाइड एंड क्विट, ठीक है। और एनल ग्लेडहिल ने लिखी थी दोस्तों द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 2 4 1 3, 2 4 1 3 इसमें अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए अब 5 प्रश्न साइंस से संबंधित पूछे जाएंगे। आगे देखिए इसमें एंजाइम होते हैं दोस्तों, एंजाइम होते हैं तो ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैव उत्प्रेरक। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यदि कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो पूर्व लगन होगा। तो दोस्तों पूर्व लगन क्या होगा? तो वो होगा दोस्तों प्रोप, क्या होगा?
प्रोप होगा, तो यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या है, तो दोस्तों कार्य का मात्रक जूल, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या है, जूल। आगे देखिए सर्वाधिक कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है, सर्वाधिक कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एंथ्रेसाइड में, ठीक है, एंथ्रेसाइड में सर्वाधिक कार्बन की मात्रा होती है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइड ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। आगे देखिए किसी पारिस्थितिकीय तंत्र के संतुलन की मापक इकाई है, किसी पारिस्थितिकीय तंत्र के संतुलन की मापक इकाई है, तो वो मापक इकाई कौन सी है, तो वो है दोस्तों इसमें प्रजाति, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 56 नंबर का प्रश्न है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 15 प्रश्न हैं वो रीजनिंग और मैथ के देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे इसमें इसमें 10 प्रश्न हैं, 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इसमें, 56 से लेके और दोस्तों 65 तक, ठीक है, 10 प्रश्न आपको रीजनिंग और मैथ के देखने को मिलेंगे, यानी कि सीधा सा आप लगा सकते हैं 5 रीजनिंग के 5 मैथ के, ठीक है। उसके बाद में 5 क्वेश्चन हिंदी के और 5 क्वेश्चन इंग्लिश के, ठीक है। देखिए यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा मैं आपको यहाँ पे बोलूँ तो देखिए सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन एक ही होता है, तो 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2007 को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, एक मीटिंग में 10 व्यक्ति उपस्थित थे, मीटिंग के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, कुल कितनी बार हाथ मिलाया, तो दोस्तों ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों सीधा सा आप मैं इसको ऐसे भी बोलूँ कि टोटल व्यक्ति कितने थे, 10, 10 में से 1 माइनस कीजिए 9/2, ठीक है, यहाँ पर कितने 90/2, तो कितना आ जाएगा 45 बार हाथ मिलाया, तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल 10 व्यक्ति हैं तो आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ऐसे 10 को आप जोड़ दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जोड़ोगे तो 45 आ जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंक 5 के विपरीत होगा, तो दोस्तों 5 के विपरीत 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 भी ऑप्शन काट दीजिए और 2 भी ऑप्शन काट लीजिए, ये क्योंकि ये दोनों पास वाले हैं। 8 भी नहीं होगा क्योंकि 8 फलक होता ही नहीं है, यहाँ पे 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए न्यूज़पेपर का संबंध प्रेस से है तो क्लॉथ का संबंध किससे है, तो दोस्तों क्लॉथ का, न्यूज़पेपर का संबंध, न्यूज़पेपर है वो कहाँ छपते हैं, प्रेस में, और क्लॉथ यानी कि कपड़े, तो दोस्तों कपड़े है वो मॉल में बनता है, या मील में बनता है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मील में। देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्न को पढ़िए एक बार, प्रश्न में ही आपको देखने को मिलेगा कुछ है। देखिए निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्न के अंकों की एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद गलत है, जिसे श्रृंखला के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक के रूप में दर्शाया गया है। प्रत्येक श्रृंखला में स्थित उस पद को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 60 नंबर प्रश्न है, 52, 25, 36, 63, 74, 47, 56, 85, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 52 दे रखा है, ठीक है, जैसे 52 दे रखा है तो 52 को उल्टा कर दिया यानी कि 25 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 36 है तो 36 में 36 को उल्टा किया तो 63 हो गया, 74 को उल्टा किया तो 47 हो गया, और 56 को उल्टा किया तो दोस्तों यहाँ पर 65 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 85 दे रखा है जो कि गलत दे रखा है। अपने को यहाँ पे कौन सा पद गलत है वो ही यहाँ पर अपने को बताना था, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 85 गलत है इसमें, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किसी कूट भाषा में रोड को URGD लिखा जाता है तो SWAN को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रोड, ठीक है, R है वो 18 नंबर पे, O है वो 15 नंबर पे, A है वो 1 नंबर पे और D है वो 4 नंबर पे, ठीक है, तो URGD, U है वो दोस्तों 21 नंबर पे है, R 18 नंबर पे है,
और यहाँ पे डी है वो 4 नंबर पे है और जी है वो दोस्तों 7 नंबर पे है। यानी कि इनमें सब में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एस में भी 3 जोड़ेंगे, तो एस में 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। और डब्लू में 3 जोड़ेंगे तो जेड आ जाएगा। ए में 3 जोड़ेंगे तो डी आ जाएगा। एन में दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, तो क्यों आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसको यू ओ की जगह आप यहाँ पे क्यों कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वी जेड डी क्यों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों 9 × 24 भाग 6 + 6 बटे 12 भाग 4 × 2, ये तो सभी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा है, यहाँ पे देखिए 24 में 6 का भाग दिया तो कितना आ गया, तो दोस्तों 6 को 24। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सोल्व करोगे तो सीधा सा आपका राइट आंसर आ जाएगा 7 आएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 1500 का कितने प्रतिशत +50 500 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1500 का आप 30% निकालिए। ठीक है, 1500 का 30% होता है 450, और 450 में 50 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 500। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तो आप ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 64 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एक बनिया 13.50 रुपये प्रति किग्रा की दर से 80 किग्रा चावल तथा 60 रुपये प्रति किग्रा की दर से 120 किग्रा चावल खरीद कर दोनों को मिला देता है। मिश्रण को वह किस दर से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 80 रुपये और 13 रुपये प्रति किग्रा है। तो यहाँ पे 80 × 13.50 प्लस 120 × 16, इनको कर दीजिए, आपस में जोड़ लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3000। ठीक है, 3000 आ गया। और अब यहाँ पे देखिए प्रति किग्रा क्रय मूल्य 3000/200, तो कितना आ जाएगा, 15। और दोस्तों यहाँ पे प्रति किग्रा विक्रय मूल्य 15 × 120/100 करोगे तो 18 आ जाएगा, 18 रुपये प्रति किग्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 2 बेलनों की आधार त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो दोस्तों उनके आयतनों का अनुपात है वो कितना होगा, दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 20:27, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 20:27। ठीक है, आगे देखिए अब हिंदी के प्रश्न आ गए दोस्तों 5। यहाँ पर देखिए अत्यावश्यक का सही संधि विच्छेद है। अत्यावश्यक का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो वो है दोस्तों अति प्लस आवश्यक है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जनता ने नेताजी की बुराइयों को बेपर्दा कर दिया, तो यहाँ पर अंडरलाइन है बेपर्दा। ठीक है, अब बेपर्दा के अंदर कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पे उपसर्ग में ऑप्शन दे रखा है, तो सीधा सा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उपसर्ग के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर उपसर्ग है वो बे उपसर्ग है, और बे है ये विदेशी उपसर्ग है। ठीक है, जैसे बेईमान। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए स्थूल शब्द का विलोम क्या होगा। स्थूल शब्द का विलोम है वो दोस्तों सूक्ष्म होगा, तो यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अर्थ भेद अपने को यहाँ पर बताना है, अंश का मतलब क्या होता है और इस अंश का मतलब क्या होता है। दोस्तों देखिए इस अंश का मतलब होता है कंधा। ठीक है, और इस अंश का मतलब होता है हिस्सा, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया है। तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है, तो इसमें रहे, रहे है क्या है, ये सहायक क्रिया है, तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब 5 प्रश्न इंग्लिश से संबंधित है। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड क्या है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए ही ले ऑन द फ्लोर नेक्ड, तो यहाँ पर जो ले दे रखा है ये दोस्तों क्या है, तो ये देखिए इंट्रांसिटिव वर्ब है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स अपने को यहाँ पर भरना है, 2 खाली स्थान है। यहाँ पर देखिए इफ देयर आर ऑरेंज इन द मार्केट प्लीज बाय, तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा, इसमें आएगा दोस्तों देखिए इफ देयर आर एनी ऑरेंज, इसमें क्या आएगा, एनी आएगा। इन द मार्केट प्लीज बाय सम, क्या आएगा इसमें, सम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए
करेक्ट वर्ब अपने को यहाँ पर भरनी है। तो यहाँ पर देखिए वन स्वालो नोट मेक ए समर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डज। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चूज द करेक्ट आंसर अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पे देखिए द ऑर्थर एंड द स्टेटमेंट अराइव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हैव का प्रयोग होगा दोस्तों, हैव अराइव्ड आएगा इसमें। अब यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर अपने को बताना है। ही सेज आई वेंट होम ऑन मंडे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ही सेज दैट ही वेंट होम ऑन मंडे, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। ये मैंने आज आपको जो मॉडल पेपर करवाया है ये सेकंड नंबर का मॉडल पेपर है फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के फर्स्ट पेपर के लिए। अगर आपने पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, आप वहाँ जाके फोल्डर में ज़रूर देखें। और आराध्य आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।